नई बात। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट। आप इसे कब, कहां, कैसे, किन परिस्थितियों में यूज करते हैं वो आज हम सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक दैट है, इस दैट को हम यूज करने वाले हैं एज अ डमी सब्जेक्ट। जैसे कि हमने मेरी फर्स्ट वीडियो में सीखा था स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। वहां पर हम लोग सबसे पहले जब भी सेंटेंस बना रहे थे, वाक्य बना रहे थे, तो हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी थी। एज यू नो कि अगर सेंटेंस हमें बनाना है, फॉर्मेट करना है, स्ट्रेट करना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होना जरूरी है। बट यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट मिसिंग है, तो एज अ डमी सब्जेक्ट हम दैट को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। और इस दैट को हम लोग यूज करते हैं टू टेल द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, कि कोई चीज जो थी, एंड दूसरा किसी लोकेशन के बारे में जब हम बताते हैं तो उस वक्त हम इसे यूज करते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं कि देयर का प्रयोग हम करते कब हैं। देयर का प्रयोग यहाँ पर हम कर रहे हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट मिसिंग है, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। और ग्रामर कहता है कि भाई जब आप सेंटेंस बनाते हैं, फॉर्मेट करते हैं, तो आपके पास तो सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वही आपके सेंटेंस का इनिशिएटिव है, वही इनिशिएटर है। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पर सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं दैट। इस दैट का कोई भी मतलब नहीं है, तो आप इसका हिंदी मतलब बिल्कुल भी ना निकालें, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है कि हमारे सब्जेक्ट की जगह को फिल कर सके, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं डमी सब्जेक्ट। अब इसे हम यूज क्यों करते हैं, प्रयोग क्यों करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हम इसका प्रयोग करते हैं जब हम किसी के एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे होते हैं, जब कोई चीज प्रेजेंट थी या फिर है या फिर होगी। वो फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट किसी भी समय में यूज किया जा सकता है। दूसरा, जब हम बात करते हैं किसी लोकेशन की, किसी प्लेस की, जब आप उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सपोज अगर आपको अपने घर के बारे में बताना है तो आप दैट की मदद से उसको एलैबोरेट करेंगे। अपने शहर के बारे में बताना है, आप दैट की मदद से उसको बताएंगे। अपने कंट्री के बारे में बताना है, उस वक्त भी आप दैट की मदद से उसको बताते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके के नाउन्स हम लोग यूज करते हैं। अगर हम नाउन यूज कर रहे हैं सिंगुलर, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हो जाएगा इज, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। और वही चीज अगर हमारा प्लूरल नाउन होता है या फिर अनकाउंटेबल हो जाता है, वो भी हमारा सिंगल में नहीं आता है, तो वहां पर भी आप क्या यूज करेंगे, इज। लेकिन अगर नाउन प्लूरल है तो वहां पर आर आप लगा देते हो। इसी तरीके से अगर पास्ट में नाउन सिंगल था, यानी कि एक था, तो आप वॉज का यूज करेंगे। एक से ज्यादा था तो आप वर लगा देते हैं। और अगर बात करें हमारे फ्यूचर की, तो फ्यूचर में तो कोई टेंशन ही नहीं है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप यहाँ पर केवल और केवल विल का यूज करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे हमारे सेंटेंसेस रिलेटेड टू प्रेजेंट। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए इस टेबल को इस तरीके से रहने दूंगी ताकि आप इसको देखते रहें और आपको बार-बार रिमाइंड होता रहे। कमिंग टू द सेंटेंसेस, अब यहाँ हम देखें तो मैंने लिखा हुआ है गार्डन में एक झूला था। अब मैं किस लोकेशन, किस प्लेस के बारे में बता रही हूँ, गार्डन। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो गार्डन होगा, नो। अब यहाँ पर हम सेंटेंस की शुरुआत कैसे करें, तो हमें शुरुआत करनी है विद द हेल्प ऑफ दैट। तो आइए शुरू कर लेते हैं। हम कहेंगे दैट is a swing in the garden। इसका मतलब है गार्डन में एक झूला है। सो सॉरी, आई जस्ट रोट हियर था, अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। गार्डन में एक झूला है, तो यहां पर हो जाएगा there is a swing in the garden, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया। अब अगर हम इसे नेगेटिव बनाते हैं गाइस, तो वही रूल फॉलो होता है कि भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको नॉट लगाना है। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आपको विजिबल है, दैट्स इज, तो हम कह देंगे देयर इज नॉट अ स्विंग इन द गार्डन। गार्डन में एक झूला नहीं है। यही चीज अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या गार्डन में एक झूला है, तो आप सेम रूल फॉलो करेंगे। आप कह देंगे is there a swing in the garden। ये तो हो गया एक इंट्रोगेटिव। इसका मतलब है क्या गार्डन में एक झूला है। अब इसे अगर आप दूसरे तरीके से पूछना चाहें, गार्डन में एक झूला क्यों है, मे
भी जरूरत ज्यादा झूलों की थी। बंदा पूछ रहा है गार्डन में एक झूला क्यों है। अब ये जो क्यों हमारा शब्द बीच में आ जाता है, अगर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए कि गार्डन में एक झूला क्यों है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे पहले के चैप्टर्स में भी हम कह रहे थे कि जब कहाँ, क्यों, कब, कैसे इस तरीके के शब्द बीच में आ रहे हैं तो हमें उसी का इंट्रोगेटिव वर्ड उठाकर सामने रख देना है। तो वो क्या हो जाएगा, why, बाकी सेंटेंस रिमेन द सेम, why is there a swing in the garden। क्यों, कैसे है अगर होता तो आप हाउ यहाँ पर फिक्स कर देते। इस तरीके से चारों सेंटेंसेस हमारे बनकर तैयार हैं। अब इसी सेंटेंस में अगर आपको ये सेंटेंस प्लूरल बनाना है गाइस, तो अब आप क्या करेंगे, प्लूरल में अगर मैं कहूं कि गार्डन में 10 झूले थे, ओके, मैं सेंटेंस का फॉर्मेट कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दे रही हूँ, मैं यहाँ पर कहती हूँ। अब हम यहाँ पर क्या करें गाइस, ध्यान से अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर जो हमारा कॉन्टेक्स्ट पहले मैं 1 एक यूज कर रही थी, एक झूले के बारे में बात हो रही थी। अब मैंने कह दिया कि गार्डन में 10 झूले हैं का मतलब एक से ज्यादा है, प्लूरल है वो चीजें। तो अब हमारे यहाँ पर सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब आप चेंज कर देंगे। सो यू विल राइट देयर आर, क्या हो जाएगा, देयर आर, और अ की जगह आप लिख देंगे 10, और ये स्विंग जो था ये स्विंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कह देंगे देयर आर 10 swings in the garden। गार्डन में 10 झूले हैं। यही चीज अगर नेगेटिव बनाना होगा तो सिंपली आपका जो नॉट है वो आर के बाद फिक्स कर देंगे, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स है। तो हो जाएगा देयर आर नॉट 10 swings in the garden। अंडरस्टूड। इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं गाइस तो हमारा कुछ नहीं करना है आपको, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, देखिए पहले एक की बात हो रही थी इसलिए इस था, अब प्लूरल की बात हो रही है तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आर को बदल देना है। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर देयर 10 swings in the garden। क्या गार्डन में 10 झूले हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या गार्डन में 10 झूले हैं, तो आप कहेंगे आर देयर 10 swings in the garden। अब दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है कि गार्डन में 10 झूले क्यों हैं, कैसे हैं। इस तरीके से अगर होगा तो आपको सिंपली बाय तो सेम रहेगा वर्ड, क्योंकि ऑलरेडी वो बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर हम ये चेंज करेंगे, गार्डन में 10 झूले क्यों हैं। ये जो है था उसको मैंने है बना दिया ताकि आप समझें कि वो प्लूरल नाउन को बता रहा है। तो हो जाएगा why are there 10 swings in the garden। Why are there 10 swings in the garden। तो अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो तो there ही रहना है, डिपेंड करता है कि आप किस नाउन की बात कर रहे हैं। अगर वो चीज सिंगुलर है वो आप इज यूज करेंगे, अगर वो एक से ज्यादा की बात आप कर रहे हैं तो फिर आप आर का यूज कर लेते हैं प्रेजेंट में। यही चीज अगर आप पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हाउ विल यू डू। ध्यान से देखिए, सेम सेंटेंस को हम बना लेते हैं। हम कहेंगे कि गार्डन में एक झूला था, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा गार्डन में एक झूला था। से आपको पता लग रहा है कि चीज तो एक ही है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, बात हो रही है सिंगुलर नाउन की, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा गार्डन में एक झूला था का मतलब वॉज, तो आप कह दोगे देयर वॉज अ स्विंग इन द गार्डन। इस तरीके से। अब गार्डन में एक झूला नहीं था तो आप इसमें नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो ये सिंपली यहां पर नॉट लगा देंगे आप। अब अगर आपको कहना है क्या गार्डन में एक झूला था, पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब was will come first। was there a swing in the garden। गार्डन में एक झूला
को हम पास्ट में बदल रहे हैं। गार्डन में एक झूला क्यों था? ओके, क्यों बीच में आया है? तो सिंपली वाई तो ऑलरेडी हमने पहले लिखा हुआ है। अब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो गया, तो क्या हो जाएगा? वाई वॉज देयर अ स्विंग इन द गार्डन। ये बनकर तैयार हो गया आपका पास्ट का सेंटेंस। इसी को आप फ्यूचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं फ्यूचर का। ध्यान से देखिएगा, हमारी जो प्रेजेंट और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब थी वो तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो रही थी, बट जो फ्यूचर की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है दैट्स विल। ये चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ सेम ही काम करती है। तो अगर मैं सेम सेंटेंस लिखती हूँ, अगर मैं कहूँ कि गार्डन में एक झूला होगा, या फिर मैं कहूं गार्डन में 10 झूले होंगे। अब चाहे आप एक की बात करें झूला या फिर झूला एक से ज्यादा हो, यहां पर हेल्पिंग वर्ब दोनों के किस्सों में सेम ही रहने वाला है। तो किस तरीके से होगा? फिर से देयर से हम लोग शुरू करेंगे, तो हो जाएगा देयर will be। अब यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है that will be will be। will से पता लग रहा है we are talking about future and be का मतलब होता है होना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्यूचर में प्रेडिक्ट किया जा रहा है, भविष्यवाणी किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम be का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? there will be a swing in the garden। Sentence is over। अब यही चीज अगर मैं 10 swings की बात करती हूँ तो फिर से सेंटेंस वही होगा, there will be 10 swings in the garden। अब चाहे आपका सब्जेक्ट एक हो या एक से ज्यादा हो, इन दोनों के केसेस में यहाँ पर जो फ्यूचर की अगर बात होगी तो वो will be ही रहता है। अब अगर हम इसे नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूज हो जाए आप, क्योंकि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो will ही है गाइस। तो will के बाद ही हमें नॉट लगाना है। अगर मैं कहूँ गार्डन में एक झूला नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब मैं पूरा वाला सेंटेंस यहाँ से हटा दीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। गार्डन में एक झूला नहीं होगा तो हो जाएगा there will not be, there will not be a swing in the garden। will के बाद आपको नॉट लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये जो be है ये तो ऐसा मेन वर्ब हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और swing तो हम नाउन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर will के बाद ही हम नॉट लगाएंगे क्योंकि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो will है। अब अगर मैं कहूँ क्या गार्डन में एक झूला होगा, क्या गार्डन में एक झूला होगा, तो आप कहोगे will there be a swing in the garden। ओके, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब will था तो वो फिर हमने पहले will का प्रयोग यहाँ पर कर लिया। यही चीज अगर होता कि भाई गार्डन में एक झूला कैसे होगा, तो आप इसको क्या कह देते? How will there be a swing in the garden। इस तरीके से अगर यहाँ पर होता क्यों होगा तो आप why लिख देते, ओके, कब होगा तो आप when लिख देते। जो भी इंट्रोगेटिव शब्द आपके वाक्य के बीच में आएगा उसी को उठाकर आप हेल्पिंग वर्ब will से पहले यहाँ पर लगा देंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जब हम there की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी हम उसे एज अ डमी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इस चीज को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो आइए वो भी जान लेते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं अपने घर के बारे में, आपको अपने घर के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो हाउ यू डू, किसकी मदद से करेंगे लर्नर्स? वो करेंगे आप देयर की मदद से, ठीक है। तो आप कह देंगे देयर आर मेनी rooms at my home। इसका मतलब मेरे घर में बहुत सारे कमरे हैं, ठीक है। अब आप उसको एक एक करके डिफाइन कर रहे
देयर आर 4 bedrooms at my home. अब आपने कहा कि मेरे घर में 4 बेडरूम है, कमरे तो बहुत सारे हैं, रूम तो बहुत सारे, लेकिन बेडरूम कितने हैं? 4। हो सकता है वन मम्मा पापा और आपके जो भाई बहन है उन लोगों के लिए रूम होता है, तो ये अलग अलग आपके चारों के बेडरूम हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप बताते हो कि भाई मेरे घर में एक गार्डन है, तो आप कह दोगे, अब गार्डन तो एक ही है, तो आप क्या कहोगे? There is one garden at my home, कि मेरे घर में एक बगीचा है, एक गार्डन है। अब गार्डन एक है तो आपने क्या यूज कर लिया? is। अगर एक से ज्यादा होते तो फिर से आप यहाँ पर क्या लगा देते? आर लगा देते। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपके घर में एक गार्डन है, उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं? अब आपके बेडरूम के बारे में बात करते हैं, तो आप कहोगे देयर is one fan in my bedroom, कि मेरे बेडरूम में एक पंखा है। आपके बेडरूम में एक पंखा है, और अगर आपके बेडरूम में टेबल लैंप है तो आप क्या कहेंगे? There is one table lamp in my बेडरूम। इस तरीके से आप अपनी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं कि आपके बेडरूम में अगर कोई एक चीज है तो आप इस लगाएंगे, अगर एक से ज्यादा है तो आप आर लगाएंगे। इस तरीके से आप चीजें कह सकते हैं। कई बार कई सारी चीजें लाइक सपोज किस तरीके से आप और यूज कर सकते हैं, अगर आपको कहना है फ्रिज में बहुत सारी आइसक्रीम है। अब देखिए कई बार क्या होता है, आइसक्रीम का ब्रिक होता है, आप उसे अगर 4-5 ब्रिक है तो आपका कहने का कॉन्टेक्स्ट मतलब बदल जाता है। तो आप कहोगे देयर आर 5 ब्रिक्स ऑफ आइसक्रीम इन माय किचन। बट वही चीज अगर सिर्फ आइसक्रीम है, वो तो क्वांटिटी है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते और वो सिंगुलर नाउन में कंसीडर हो जाएगी। नॉर्मली जो हमारी ग्रोसरी की चीजें होती हैं, जब किसी सब्सटेंस की बात होती है तो हम या तो लॉट ऑफ यूज कर लेते हैं या फिर हम उसको सिंगुलर नाउन में कंसीडर करते हैं। तो कैसे कह देंगे? हम कह देंगे देयर is a lot of ice cream in my kitchen. ओके, आइसक्रीम को यहाँ कंसीडर किया जा रहा है सिंगुलर नाउन में। इसी तरीके से अगर आप वाटर की बात करते हैं तो वाटर भी हम लोग सिंगुलर नाउन में कंसीडर करते हैं, तो हो जाएगा there is some water in the glass, कि ग्लास में कुछ पानी है। अब वो कुछ थोड़ा भी हो सकता है, पीने लायक भी हो सकता है। अब फिर आप कह सकते हो, इसी तरीके से टाइम होता है तो आप कह सकते हो there is a lot of time for study। अब जो टाइम है बंदों, वो भी हमारा कैलकुलेट हो रहा है, कंसीडर किया जा रहा है सिंगुलर में, कि यहाँ पर भैया पढ़ने के लिए बहुत टाइम है। बट लर्नर्स ऐसा है नहीं, टाइम बहुत कम है, टाइम फ्लाइज, टाइम तो उड़ जाता है। अगेन टाइम को हम लोग कैसे कंसीडर कर रहे हैं? सिंगुलर नाउन में। तो अगर सिंगुलर है तो फिर से आप यहाँ पर इसका यूज करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है। लाइक अगर मैं घंटों के बारे में बोलूँ कि मेरे पास बहुत सारे घंटे हैं, there are many hours to study, मेरे पास बहुत सारे घंटे हैं ना, उसको जिस तरीके से हम यहाँ पे कह रहे हैं घंटे हैं तो फिर वो मैनी हो जाएंगे। घंटे तो आप काउंट कर सकते हो ना। नॉर्मली अगर टाइम की बात हो रही है तो फिर वो सिंगुलर में कंसीडर हो जाता है। अगेन डिपेंड करता है व्हाट इज योर कॉन्टेक्स्ट। तो आई होप आपको आज का जो देयर का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। वन बाय वन आप सारे वीडियोस देखेंगे, धीरे धीरे आप सारी चीजों के बारे में डीपली जानेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।